बेटे की कमाई कम है तो क्या सिर्फ बहू बेइज्जती सहेगी। आज सुमित और नेहा की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते एक साल में इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। सभी रिश्तेदार आए थे और सुमित की खूब तारीफ किए जा रहे थे। भाई और भाभी दीप और माला भी सुमित के आगे पीछे ही घूम रहे थे। समीर की माँ सुधा जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और बार बार उसकी बधाइयाँ लिए जा रही थी और सब लोग सुमित को बधाइयाँ दिए जा रहे थे। ये अलग बात थी कि इस प्रगति में बहू का भी पूरा योगदान था, लेकिन बहू को भला कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने सुमित को आवाज़ देकर कहा, अरे यजमान, पूजा का समय हो गया है, आकर पूजा पूर्ण करवाइए। वैसे भी पूजा का मुहूर्त समय पर ही हो जाए तो अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर सुमित ने कहा, बस पंडित जी 2 मिनट और नेहा अभी आती ही होगी। सुमित की बात सुनकर सुधा जी ने कहा, अरे बेटा, अगर नेहा को आने में देर है तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त भी होनी चाहिए। पता नहीं नेहा कहाँ रह गई, कोई काम समय पर नहीं करती। सुधा जी की बात सुनकर सुमित मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ, कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, पूजा में तो नेहा ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर सुधा जी ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई और सुमित यथावत नेहा का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते उसे वो दिन याद हो गया जब नेहा उसकी पत्नी बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी। सुमित ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर रहा था, इसलिए स्कूल के बाद तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जबकि सुमित का भाई दीप अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। इस कारण से सुमित की माँ सुधा जी का भी रुझान अपने बड़े बेटे दीप की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति का घर में बोलबाला होता है उसकी पत्नी का ही सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। यही हाल घर की बहुओं का था। माला घर में रानी की तरह रहती थी, जबकि नेहा घर में सबके लिए एक नौकरानी भर थी। नेहा दिन भर घर का काम करती थी, पर फिर भी उसके हिस्से में सिर्फ ताने आते थे। सुमित जो भी कमाता था वो सब सुधा जी के हाथ में लाकर रख देता था। नेहा को अगर कुछ चाहिए होता था तो सुधा जी से मांगना पड़ता था, पर सुधा जी से पहले तो माला ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि नेहा के खाने पीने में भी रोक टोक थी। माला और सुधा जी नेहा की थाली पर नज़र ज़रूर रखती थी कि वो अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, और फिर उसे खाते देखकर ज़रूर बोलती थी, हाँ हाँ, मुफ्त का माल है, उड़ा लो। बेचारा जेठ तो कोहलू का बैल बना बैठा है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। नेहा का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि सुमित को दिख नहीं रहा था। 1-2 बार सुधा जी को उसने समझाने की कोशिश भी की थी, पर सुधा जी ने उसे ही चुप करा दिया। पर उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। एक आम के अचार की इतनी औकात नहीं होती जितनी उस दिन नेहा को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था, घर में सभी सदस्य मौजूद थे। इस कारण सुधा जी ने नेहा को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और पूरी बनाने को कहा था। माला तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। नेहा ने अकेले ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वो गरम गरम पूरियाँ तल रही थी और साथ ही सबको खाना परोसती जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि नेहा के लिए सब्जी बची ही नहीं। नेहा खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब्जी और दाल के बर्तन खाली थे। अब वो खाना कैसे खाती। तभी उसे याद आया कि माला भाभी के मायके से एक दिन पहले ही आम का अचार आया है, तो वो रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसी के साथ पूरी खाने लगी। उसे खाना खाता देखकर माला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किससे पूछकर तुमने आम का अचार निकाला? ये मेरे मायके वालों ने मेरे लिए भेजा है। इतने ही आम के अचार का शौक़ है तो अपने मायके वालों को बोलो। माला की बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, सब्जी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने अचार निकाला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो तेरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, तो तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लगे हो। माला अभी भी चिल्ला रही थी।
उसकी आवाज़ सुनकर घर में से बाकी सदस्य भी निकलकर बाहर आ गए। सुधा जी ने भी माला का पक्ष लेते हुए कहा, छोटी बहू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे, एक आम के अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की? पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी। बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, नेहा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। नेहा के चिल्लाने की आवाज़ से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर माला गरजते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर चिल्ला रही है, हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है। कहते हुए माला थप्पड़ मारने के लिए नेहा की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। नेहा ने माला का हाथ इतनी ज़ोर से मोड़ा कि माला की चीख निकल गई। यह देखकर सुधा जी चिल्लाई, सुमित, तेरी पत्नी को धक्के मारकर बाहर निकाल, अब यह इस घर में रहने के लायक नहीं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। सुमित का इतना कहते ही माला और सुधा जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराई। नेहा सुमित की तरफ देखने लगी। सुमित अंदर कमरे में गया, अपना और नेहा का सामान पैक कर कुछ देर बाद बाहर आया और नेहा का हाथ पकड़ते हुए घर के बाहर निकलने लगा। इतने में सुधा जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगी? पता है, इस घर में किसी को नेहा की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ वो बुरा लग रहा था। अगर आज मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सारा काम वो करती है, पर ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। इसलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ सुमित घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। उनकी वहाँ गृहस्थी बसाने में नेहा के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद नेहा और सुमित ने हिम्मत कर लोन लिया और एक छोटी सी दुकान में डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला, पर दोनों की मेहनत आज नज़र आ रही थी। इतने में बाहर कार आकर रुकी। उसमें से नेहा निकलकर बाहर आई। साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर सुमित मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा शिफॉन की हल्की सी साड़ी पहनने वाली नेहा आज भारी चुनरी की साड़ी पहनकर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी सी बालियां थी। आज हाथों में लाख की चूड़ियां पहने हुए थी, पर फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। नेहा को इस तरह देखकर और सुमित को उसके माता पिता का इस तरह सम्मान करते देखकर माला सुधा जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, आपने अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और आपको भेज दिया रिश्तेदारों के साथ। यही सम्मान है आपका। उसकी बात सुनकर सुधा जी बोली, हाँ देख रही हूँ बहू, पर अब इतने लोगों के बीच में मैं क्या बोलूँ? कितना ही सम्मान कर लो, रहेगा तो मेरा ही स्थान ऊंचा। आखिर उसके पति को मैंने जना है। सुमित और नेहा हवन में बैठ गए और महज आधे घंटे में पूजा संपन्न हो गई। हवन पूजन के बाद भोजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सबने जमकर खूब खाया। खुद सुमित और नेहा ने उसके माता पिता को बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा। उन्हें खिला पिलाकर उन्हें अपने एक दोस्त के साथ उसकी कार से घर पर रवाना कर दिया। पर जाने से पहले नेहा की माँ के लिए सुमित ने एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए एक शॉल ज़रूर गिफ्ट की। यह सब देखकर तो सुधा जी और ज़्यादा जल भुन गई। कई रिश्तेदार तो वहाँ से चलते बने। अब फैक्ट्री में रह गए सुमित, नेहा, सुधा जी, माला और दीप। माला ने मौका देखकर ताना मारा, लो भाई, देवरानी तो बनी महारानी, अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गई। सच कहा है किसी ने, खुद के माता पिता के लिए ही जी दुखता है, सास ससुर को तो कौन पूछे। इतने में सुधा जी ने भी कहा, बेटी के घर से कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाता है? इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को? मेरे बेटे का फालतू खर्चा करवा दिया। अपने माता पिता को देने के लिए तो तेरे पास सब कुछ है। यहाँ तेरी सास जेठानी खड़ी है, उन्हें तो अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया। यह सुनकर नेहा मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई। उसमें से एक साड़ी निकालकर सुधा जी को दी और एक साड़ी निकालकर माला को पकड़ाते हुए बोली, यह रहा आप लोगों का गिफ्ट। साड़ी को उलट पलट कर देखने के बाद माला बोली,
बस एक साड़ी? अपनी माँ के बराबर ही हमको दे रही है। अरे हम तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए तो इससे ज़्यादा ही बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए ज़्यादा ही बनता है। मैं तो भूल ही गई थी, रुकिए ज़रा, कहकर नेहा अंदर गई और ऑफिस में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर ले आई। यह आपके लिए जेठानी जी, ये आप रखिए। नेहा ने माला को वो बॉक्स पकड़ाया। वो काफ़ी वज़नदार था, उससे रहा नहीं गया तो उसने उसी समय उस बॉक्स को खोला। उसमें एक मर्तबान रखा हुआ था। उसे निकाल कर देखा तो उसमें आम का अचार रखा हुआ था। माला और सुधा जी हैरानी से नेहा और सुमित की तरफ देख रहे थे। तब सुमित ने कहा, माँ, हैरानी से क्या देख रही हो? यह तो वही आम का अचार है ना जिसने हमें हमारी औकात बताई थी। यह आपके लिए हमसे ज़्यादा कीमती था, इसलिए इससे महंगी चीज़ तो कोई और क्या हो सकती थी। आखिर इसी के लिए तो आपने नेहा को चोर साबित किया था, तो आपको यही लौटा रहे हैं। कहते हुए सुमित ने हाथ जोड़ लिए। सुधा जी कुछ न कह पाई और माला और दीप के साथ अपना समूह लेकर वहाँ से रवाना हो गई। दोस्तों, लोगों की वैल्यू उसकी कमाई से नहीं, अच्छाई से होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।